नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बीए फर्स्ट सेम के हिंदी साहित्य की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से रीतिकाल भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहली जो मैंने क्लास बनाई थी उसमें हमने रीतिकाल के नामकरण और रीतिकाल के समय सीमा या फिर समय निर्धारण संबंधी अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल की विशेषताओं का। आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा रीतिकाल की विशेषताएं। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और विशेषताओं को ही हम प्रवृत्तियां भी कहते हैं। उससे पहले हम रीतिकाल के जो 3 भाग है, रीतिकाल को जो 3 भागों में बांटा गया है उनको समझने का एक प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले जो भाग है रीतिकाल का, तो रीतिकाल का जो पहला भाग है उसको कहते हैं हम रीतिबद्ध काव्य धारा। दूसरे भाग को हम कहते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा, और तीसरे भाग को कहा जाता है रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा यानी रीतियों में बंधते हुए जिन्होंने जो काव्य का सृजन किया उनको रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत लाएंगे। रीति को मुक्त होकर काव्य सृजन किया उनको रीति मुक्त कवि कहेंगे, और रीतियों में सिद्धता प्राप्त करते हुए जिन्होंने काव्य सृजन किया उनको रीति सिद्ध कवि कहते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं वो क्रमशः ये कवि हैं केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी। त्रिपाठी बंधु में से एक त्रिपाठी है ये। मतीराम, भूषण देव और पद्माकर। रीति सिद्ध कवि बिहारी, जिन्होंने एक काव्य लिखा है बिहारी सतसई। 713 दोहे भी मिलते हैं और कई कई पर 719 दोहे भी मिलते हैं। अमर कर दिया इस बिहारी को बिहारी सतसई ने। एक और कवि है मान सिंह करके नाम है, अयोध्या के राजा मान सिंह, और वो काव्य सृजन जो लिखते थे रीतिकाल में वो करते थे द्विज देव के नाम से। तो द्विज देव है वो भी रीति सिद्ध कवि ही कहलाते हैं। इसके अलावा रीति मुक्त कवि है वो है आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर। ये इस प्रकार से ये तीनों धाराओं में ये कवि अपना अपना स्थान रखते हैं। रीतिबद्ध की बात करें तो ये आचार्यत्व का पालन करते थे, यानी अपने आप को आचार्य कहलवाना चाहते थे ये। इसी तरह से रीति सिद्ध है वो आचार्यत्व के साथ साथ में कवि भी कहलवाना चाहते थे अपने आप को। और अंत में रीति मुक्त कवियों की बात करें तो ये केवल अपने आप को कवि ही कहलवाना चाहते थे। तो इस प्रकार इन्होंने अपना काव्य सृजन किया 3 भागों में। अब इसकी जो पहली विशेषता है, अगर बात करें इसके पहली विशेषता की, ये तो इनके भाग हुए। अब इन आधार पर ही अपन इनकी पहली विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जो पहली विशेषता तो इसकी है कि आचार्यत्व एवं कवित्व का समन्वय मिलता है। रीतिकाल में आचार्यत्व और कवित्व का समन्वय मिलता है। आचार्यत्व एवं कवित्व का
समन्वय मिलता है। समन्वय का मतलब होता है जोड़। तो आपको रीतिबद्ध वो है आचार्यत्व कवि, और रीति मुक्त वह है कवित्व कवि। तो इन दोनों का जो समन्वय आपको मिलता है वो रीति काल में ही मिलता है। दूसरी इनकी विशेषता की अगर बात करें तो दूसरी इसकी विशेषता है श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मिलती है। आपको रीति काल में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा मिलेगी। श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के दो भाग है। श्रृंगार जो रस है, देखो रति स्थायी भाव का श्रृंगार होता है, काव्य रस होता है। ये श्रृंगार जो रस है वो दो तरह का होता है। कैसा कैसा? एक तो है संयोग और दूसरा है वियोग। वियोग संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की बात करें तो ये रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के काव्यों में मिलता है। यानी बिहारी के काव्य में, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव, पद्माकर के काव्यों में आपको लगभग जो मुख्य मिलेगा वो श्रृंगार, संयोग श्रृंगार मिलेगा। और गौण रूप में कई कई पर मिल सकता है आपको वियोग श्रृंगार, लेकिन मुख्य रूप में जो मिलेगा वो संयोग श्रृंगार ही मिलेगा। लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, घनानंद की जो काव्य है विरह लीला और सुजान सागर, इनमें आपको वियोग श्रृंगार ही मुख्य रस मिलेगा और गौण रूप में थोड़ा सहयोग मिल सकता है। तो अपन बात करें श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति, बिल्कुल रीति काल में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मिलती है और संयोग भी मिलता है और वियोग भी मिलता है। लेकिन रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में आपको मुख्य जो श्रृंगार मिलेगा वो संयोग मिलेगा और वियोग श्रृंगार आपको रीति मुक्त काव्य धारा में मिलेगा। ठीक है। तीसरी अगर प्रवृत्ति की बात करें, भाषा, तो रीति काल की जो मुख्य भाषा है वह है ब्रज भाषा, और गौण रूप से अलग कोई और भाषा हो सकती है जैसे अवधी है। लेकिन इसकी जो भाषा है रीति काल की मुख्य भाषा की बात करें तो वो भाषा है ब्रज भाषा। अंगीकृत रस, अंगीकृत रस, तो अंगीकृत अगर रस की बात करें रीति काल में तो वो रस है श्रृंगार रस, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और श्रृंगार रस के दो भेद भी मैं बता चुका हूं, कहां कहां पे ये रस मिलता है। रीतिकाल में अगर पांचवें पॉइंट की बात करें विशेषताओं में, तो रीतिकाल की पांचवी की विशेषता है वो है शैली। पांचवी विशेषता है शैली। अगर रीतिकाल में शैली कौन कौन सी थी, तो रीतिकाल में जो मुख्य शैली थी वो मुक्तक शैली थी। अगर गौण रूप से बात करें तो प्रबंध शैली होगी। तो मुख्य है शैली वह है मुक्तक शैली रीतिकाल की, और गौण रूप से बात करें तो वो होगी प्रबंध शैली। रीतिकाल में आपको अलंकारिता की प्रवृत्ति भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है अलंकारिता की प्रवृत्ति। आपको अधिकांश ग्रंथों में जो अधिकांश ग्रंथ लिखे गए रीतिकाल में वो अलंकार से युक्त ग्रंथ थे। जैसे आप बात करो केशवदास के काव्यों की, तो वो केशवदास के जितने भी काव्य हैं उनमें अधिकतर अलंकार युक्त काव्य है। इसीलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो बात अगर करें अलंकार की तो रीतिकाल में आपको अलंकार देखने को मिलेंगे। इसीलिए मिश्र बंधुओं ने तीन भाई थे ये, मैं पहले इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं।
गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम देव बिहारी मिश्र, इन तीनों भाइयों ने एक बुक लिखी थी मिश्र बंधु विनोद करके। और मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने रीति काल को अलंकृत काल कहा है, और इसीलिए कहा है क्योंकि वहां पे आपको सबसे ज्यादा अलंकारों की छटाई देखने को मिलती है। इस वजह से मिश्र बंधु विनोद ने इनको अलंकार काल कहा है। सातवें पॉइंट की बात करें तो दरबारी जीवन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो दरबारी जीवन से रिलेटिव काव्य लिखे गए, सामान्य लोगों से इनको कोई, या फिर सामान्य जनता से या सामान्य जनता की समस्याओं से इन कवियों ने बिल्कुल कोई ध्यान दिया ही नहीं। इन्होंने दरबार में जैसे राजा रानी नायक नायिकाओं से संबंधित उन्होंने नकसिक वर्णन कर दिए, इन्होंने उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान दे दिया। यानी दरबारी जीवन से संबंधित काव्यों का सृजन इन काल में हुआ, लेकिन सामान्य लोगों से संबंधित जो समस्याएं थी, बहुत सारी समस्या होती है सामान्य जीवन से संबंधित सामान्य लोगों के, उसकी तरफ इन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। तो दरबारी जीवन का काव्य इन्होंने लिखा। अगर इसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो त्रिवेणी संगम, रीति काल में आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। तो वो त्रिवेणी संगम सबसे पहले अगर बात करें तो बिहारी के काव्य में एक तो मिलता है। बिहारी के काव्य में किस चीज का त्रिवेणी संगम मिलता है? आपको बता दें कि बिहारी ने जो काव्य लिखा है उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार संबंधित त्रिवेणी संगम मिलता है। इसके बाद में पद्माकर, तो पद्माकर में भक्ति का तो है ही है, उसके बाद में वीर और श्रृंगार, ये त्रिवेणी संगम पद्माकर के काव्यों में मिलता है। तीसरे की अगर बात करें भूषण, तो भूषण के काव्य में भी त्रिवेणी संगम मिलता है। भक्ति, नीति और वीर। भूषण ने जो शिवाजी के ऊपर जो दोहे लिखे रीति काल में, तो वो वीरत्व या फिर वीर रस से संबंधित दोहे है। और बिहारी के काव्य में आपको पता ही है, बिहारी सतसई में श्रृंगार, नीति और भक्ति संबंधित जो 713 दोहे जो लिखे गए थे उसमें ये इस प्रकार के दोहे मिलते हैं। इस प्रकार ये जो त्रिवेणी संगम है इन रीति काल के कवियों में मिलता है। छंदों का विशेष प्रयोग मिलता है, रीति काल में छंदों का विशेष प्रयोग मिलता है। रीति काल में बहुत सारे जो छंद है उन छंदों का प्रयोग मिलता है। जो मुख्य रूप से जो छंद इन्होंने यूज किए वो कुछ इस प्रकार है: दोहा, सौरठा, कवित्त, छप्पे। इसके अलावा और भी इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। पांडित्य प्रदर्शन, नौवीं विशेषता की अगर बात करें रीति काल की, तो पांडित्य प्रदर्शन, रीति काल के तमाम कवियों की अगर बात करें तो उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन किया है। पांडित्य प्रदर्शन का मतलब होता है अपने आप को पंडित कहलवाना, अर्थात दूसरे कवियों के मुकाबले अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए उन्होंने इतना जटिल और क्लिष्ट काव्य लिखा कि आम लोगों को वो काव्य समझ में ही नहीं आता था। इसलिए इनके काव्यों को क्लिष्ट काव्य, जैसे केशव दास के काव्य को क्लिष्ट काव्य और पांडित्य प्रदर्शन का काव्य कहा जाता है, क्योंकि उनके काव्यों में अलंकार की छटाई इतनी गंभीर और बन जाती है कि आम लोगों की समझ से वह उनका काव्य बाहर हो जाता है। इस तरह से हम कहेंगे तो पांडित्य प्रदर्शन मिलता है। नायक, नायिका का
वर्णन। मुख्य रूप से रीति काल में अगर बात करें तो नायक और नायिकाओं का विशेष वर्णन किया इन्होंने नायक यानी राजा, नायिका का यानी रानी, जो दरबार जीवन से संबंधित है उनका उन्होंने विशेष वर्णन किया, और नायिका का तो इन्होंने नखशिख वर्णन कर दिया है। नखशिख वर्णन, बहुत सारे ऐसे कवि है जिनकी नखशिख वर्णन वाले काव्य मिलते हैं। तो नखशिख का मतलब होता है पैर के अंगूठे से लेकर शिखा तक उन्होंने जितने भी बीच में जितने भी अंग है इन सब का इन्होंने सूक्ष्म और मनोभावों को हरने वाला इन्होंने चित्रण कर लिया है। अंतिम अगर विशेषता की बात करें तो नारी के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा इनका? नारी के प्रति दृष्टिकोण इनका रहा था भोग्य दृष्टिकोण, भोग्य नारी वाला दृष्टिकोण। इसमें अपवाद के रूप में अगर बात करें तो रीति मुक्त काव्य धारा है, क्योंकि रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने, जिसमें आते घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इन्होंने भोग्या नारी का दृष्टिकोण नहीं रखा अपने काव्य में, बल्कि इन्होंने भावनात्मक दृष्टिकोण रखा है। बल्कि इसके अलावा जो दो अलग काव्य धारा है, जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा, इन्होंने नारी के प्रति जो दृष्टिकोण बताया वो भोग्य नारी वाला दृष्टिकोण बताया है। इसमें अपवाद के रूप में हम रीति मुक्त को मान सकते हैं। रीति बद्ध और रीति मुक्त, इन दोनों ने भोग्या नारी, और रीति मुक्त है उसने अभोग्या नारी यानी कि नारी को भावनात्मक रूप से समझा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भावनात्मक रूप से न समझकर नारी को एक भोग्य नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।